मोहतरम नाजरीन, आपके इस चैनल तेज़म तेज़ पे मुमताज़ मुफ्ती की तहरीर लब्बैक का आगाज़ किया गया है, जिसका ताज़ा तरीन हिस्सा पेश खिदमत है। बकिया हिस्सों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। डॉक्टर इफ़्फ़त की मुझे आज तक समझ नहीं आई। पहली मर्तबा जब मैंने डॉक्टर इफ़्फ़त से तिब्बी मशवरा पूछा, मैंने कहा, डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवा बताइए। बोली, तारा मीरा के बीज तल्ली भर निहार मुँह खाओ, सिर्फ 3 दिन। मैंने हैरत से डॉक्टर की तरफ देखा, फिर मेरी हंसी निकल गई। इफ़्फ़त, आप डॉक्टर हैं कि पंसारी? डॉक्टर इफ़्फ़त जब हैग में थी तो पाकिस्तान से तरफुल्ला मंगवाया करती थी। 5 रुपए की तरफुल्ला पर 35 रुपए किराया लगता था। मक्का में वो मुझे साथ लेकर इसबगोल तलाश करती फिरी, क्योंकि कुदरत के पेट में खराबी थी। मैंने कहा, डॉक्टर इसबगोल तो पंसारी की दुकान पर मिलेगा, आप केमिस्टों की दुकानों पर ढूंढ रही हैं। इफ़्फ़त बोली, अब इन्होंने इसबगोल को बॉटल कर लिया है, नाम है इसबगाल। हज पर आने से पहले मैंने पूछा, डॉक्टर एलर्जी के लिए कोई दवा है क्या? बोली, एलोपैथी में कोई हतमी दवा नहीं, आर्जी आराम की दवाएं हैं, इनसे बीमारी नहीं जाती। आप फलां आयत का विर्द किया करें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। मेरी आजमूदा है। मैंने कहा, डॉक्टर आहिस्ता बोलिए, अगर मेडिकल काउंसिल के किसी रुकन ने सुन लिया तो वो आपका लाइसेंस जब्त कर लेंगे। ये कहकर मैं कहकहा मारकर हंसा। डॉक्टर इफ़्फ़त दूसरों के कहकहों से नहीं घबराती, वो अपने ख्यालात और बिलीव्स पर शर्मसार नहीं होती। एक बार लंदन में किसी अंग्रेज़ ने डॉक्टर इफ़्फ़त से पूछा, आप मुसलमान लोग सुअर क्यों नहीं खाते? डॉक्टर इफ़्फ़त बोली, ये बताइए आप कुत्ता क्यों नहीं खाते? अंग्रेज़ ये सुनकर बौखला गया। बोला, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। इफ़्फ़त ने कहा, मैंने भी सुअर के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं सुअर इसलिए नहीं खाती कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, सुअर मत खाओ। 2 साल पहले डॉक्टर इफ़्फ़त होम्योपैथी का मुताला कर रही थी। फिर लाहौर के नूर बाबा के तरीक़े इलाज से इस कदर मुतासिर हुई कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि नूर बाबा के तरीक़े इलाज को अपना लेंगी, क्योंकि नूर बाबा के पास पुरानी पुरअसरार बीमारियों के ऐसे मरीज़ आते हैं जिन्हें डॉक्टर इनक्योरेबल करार दे चुके होते हैं। और हैरत की बात है कि उनमें से 40% सेहतमंद हो जाते हैं। हालांकि नूर बाबा सिर्फ खुराक के ज़रिए इलाज करते हैं। उनका कहना है कि खुराक में जो दवा का अंसर होता है वो खालिस दवा की निस्बत ज़्यादा पुरअसर होता है। नूर बाबा के नज़रिया ने डॉक्टर इफ़्फ़त को बहुत मुतासर किया है। कहिए, आपकी समझ में बात आई? मेरी समझ में तो नहीं आई। मोटी बात यह है कि दोनों मियाँ बीवी ही बैदुस फहम हैं। मसलन शादी के बाद आज तक दोनों में एक बात पर झगड़ा है जो शायद ही कभी तय ना हो पाए। कुदरत कहते हैं, जब मैंने पहली मर्तबा इफ़्फ़त को देखा तो वो मलेशिया का सूट पहने सिलाई की मशीन चला रही थी। डॉक्टर कहती हैं, मलेशिया का सूट मैंने ज़िंदगी भर नहीं पहना। कुदरत कहते हैं, अगर तुमने मलेशिया का सूट ना पहना होता तो मैं कभी शादी के लिए तुम्हारा चुनाव ना करता। डॉक्टर कहती हैं, काश कि मैं मलेशिया का सूट ना पहनती। कुदरत कहते हैं, ना पहनती तो इतना बड़ा एजाज़ कैसे हासिल होता। डॉक्टर कहती हैं, CSP की बीवी होने के अजाब से बच जाती। बहरहाल डॉक्टर की बात मेरी समझ में ना आई और मैं सोचता रहा कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई अहम मकाम आता है कुदरत को दौरा पड़ जाता है। जब भी हरम जाने का वक्त आता है उनके अज़ा अकड़ जाते हैं। सोचता मैं होटल से बाहर निकल गया। चोर और गठड़ी। अस्सलामु अलैकुम। एक हिंदुस्तानी वज़ा के बड़े मियाँ ने मुझे चौंका दिया। वो बड़े मज़े में थे। हाथ में तस्बीह चल रही थी, मुंह में पान चल रहा था। आप पान साथ लाए हैं? मैंने पूछा। नहीं तो, वो बोले, मियाँ यहाँ क्या नहीं मिलता, वहाँ नुक्कड़ पर पाक होटल है, वहाँ से जाकर पान खाओ। पाक होटल में दाखिल हुआ तो पहली मर्तबा मुझे एहसास हुआ कि होटल में आया हूँ। मेज़ लगे हुए थे, कुर्सियाँ खड़ी थीं, चलने का रास्ता बंद था। लड़का चिल्ला रहा था, आलू गोश्त, कद्दू गोश्त, दाल खीमा। बात हुई ना। मैंने महसूस किया जैसे मुर्गाबी झील पर आ गई हो। जिस मेज़ पर मुझे जगह मिली वहाँ एक अफ्रीकी बैठा था। उसने खुशामदीद के लिए दांत निकाल दिए। चाय का प्याला पीते हुए मुझे फिर से कुदरत के दौरे की बात याद आ गई। वरीड? अफ्रीकी ने पूछा। नो, यस वरीड। समथिंग रॉन्ग? यू, आई मीन विद यू? नो, मैंने कहा। इंजाइना, कंपेनियन, हार्ट, दौरा, आई मीन, फिट, तवाफ, फिट, तवाफ, फिट, तवाफ, फिट। अफ्रीकी हंसने लगा, फिर सर नफ़ी में हिलाते हुए बोला, ओ नो वरी, नो वरी।
Why not? मैंने कहा. Where there is gold, there is thief. He must be gold. अफरीकी ने दांत निकाल कर मेरी तरफ देखा. गठरी में लगा चोर, मुसाफिर चाक जरा. गठरी में लगा चोर. होटल के रेडियो से केसी डे की आवाज़ गूंजी. मैं चौंका. गठड़ी और चोर की बात है, मैंने सोचा. लेकिन गठड़ी और चोर का भेद क्या है? गठड़ी कौन है और चोर कौन है? अल्लाह अकबर, मुअज्जिन ने हरम के मीनार से जवाब दिया. दफ़ातन मुझे ख्याल आया कि इफ़्फ़त और कुदरत दोनों मुझे ढूंढ रहे होंगे, चूँकि नमाज के वक्त हम इकट्ठे होटल से मस्जिद जाया करते थे. वो दोनों फ़िक्रमंद होंगे, यकीनन मस्जिद में पहुंच चुके होंगे. मैं दीवाना वार उठा और मस्जिद की तरफ भागा. हरम शरीफ में पहुंचकर मैं उन्हें ढूंढने लगा. हरम शरीफ में किसी को ढूंढना आसान काम नहीं होता. औरत. दफ़ातन किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया. वो देखो, वो चिल्लाया. तवाफ में औरतें और मर्द गिडमिड हो रहे हैं. अफसोस की बात है कि अगर ये लोग दरमियान में एक छोटी सी दीवार बना देते तो एक तरफ औरतें तवाफ करती और दूसरी तरफ मर्द. क्यों साहब, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? औरतें? मैंने नज़्म नस्र साहब को पहचान कर कहा. ये किस औरत की बात कर रहा है? कौन सी औरतें? मैंने हैरानी से चारों तरफ देखा. उन 5 लाख ज़ायरीन में जो उस वक्त हरम में मौजूद थे, एक भी औरत न थी. हमें मक्का शरीफ में आए हुए 3 रोज़ हो चुके थे, लेकिन मैंने वहाँ कोई औरत ना देखी थी. सऊदी अरब के छपे हुए आदाद व शुमार के मुताबिक ज़ायरीन की कुल तादाद 5 लाख थी, जिनमें से 1.25 लाख औरतें थीं. वो 1.25 लाख औरतें कहाँ छुपी बैठी थीं? औरत के मुतालिक मैं बहुत ज़ूद हिस्स हूँ. जिस तरह मेंढक को आने वाली बारिश की बू आ जाती है, उसी तरह मुझे औरत की बू आ जाती है. लेकिन जब से मैंने मक्का मौज़मा में कदम रखा था, मुझे वहाँ कोई औरत दिखाई नहीं दी थी. सवाल ये है कि औरत क्या है? औरत ना हुस्न है, न जिन्स है, न जिस्म है. कई औरतें आपके पास से गुजर जाएंगी, लेकिन आपको खबर भी ना होगी. कोई औरत आपसे बहुत दूर खड़ी होगी और आप महसूस करेंगे कि वो औरत खड़ी है, जैसे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो, मैं औरत हूँ, लोगों मेरी तरफ देखो, मैं औरत हूँ. तो औरत क्या है? एक नशरगाह, एक जिस्म जिसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है जो नशर करता रहे, मेरी तरफ देखो, मैं औरत हूँ. ट्रांसमीटर के अलावा औरत में एक कंप्यूटर लगा होता है जो मुनासिब वक्त पर अज खुद ट्रांसमीटर को चला देता है. 1.25 लाख औरतें जो हरम में बैठी थीं, उन सब के ट्रांसमीटर ख़राब हो चुके थे. उनमें से किसी एक को एहसास ना था कि वो औरत है. कोई पैगाम नशर नहीं कर रही थी, मेरी तरफ देखो, मैं औरत हूँ. किसी मर्द का रिसीवर काम नहीं कर रहा था. फिर पता नहीं नज़्म नस्र साहब क्यों बार बार चिल्ला रहे थे. वो देखो, औरतें और मर्द इकट्ठे तवाफ कर रहे हैं. एटम बम. उस वक्त हरम में सिर्फ एक महबूब था, सिर्फ एक कशिश, सिर्फ एक जादू जो सरों पर चढ़कर बोल रहा था. 5 लाख ज़ायरीन एक ख्याल, एक आरजू लिए बैठे थे. ख्याल और आरजू बजाते खुद एक ताकत है. ये ताकत बिजली पैदा करती है. 5 लाख जनरेटर ख्याल की ताकत से चल रहे थे. 5 लाख दिल एक जज्बे से धड़क रहे थे. 5 लाख नेगेटिव पॉइंट्स एक पॉजिटिव पॉइंट की तरफ यूरिश कर रहे थे. हरम इस वक्त एक एटम बम था जिसमें लाखों ज़र्रात न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे थे. मेरी निगाह कोठे की तरफ मुनक्किफ हो गई. न्यूक्लियस से वही सर उभरा, वही मुस्कुराहट, वही बुलावा. मैं भागा और कोठे के गिर्द यूं फेरे लेने लगा जैसे वो मेरी सुहाग रात हो.